हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन के बेसिस पे किस तरह कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड करता है। फिर हमने देखा था कुछ नए टर्म्स और देखे थे कुछ नए इक्वेशंस, जिसमें से हमने डेबाय-हर्कस-ऑन-सेगर इक्वेशन को हमने पूरी तरह देख लिया था कि क्या होता है, कैसे होता है, उसे कैसे यूज़ करते हैं। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कोलेरॉस लॉ की। तो हमने देखा था कि जब हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर इलेक्ट्रोलाइट या फिर किसी भी तरह का वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लेते हैं तो वो इतनी आसानी से डिसोसिएट नहीं होता है और उसका जो है वो एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा होता है। तो वो पूरी तरह डिसोसिएट तो नहीं होता है, तो उसे हम डिसोसिएट कराने के लिए आपको याद होगा कि हमने बताया था कि हम उसमें उसकी जो सॉल्वेंट है उसकी एक्सेस अमाउंट इनफाइनाइट अमाउंट में एडिशन कर देते हैं। क्या होता है, हम क्या करते हैं कि इनफाइनाइट एडिशन ऑफ सॉल्वेंट कर देते हैं, यानी एक तरह से कहा जाए तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट करने से क्या होता था कि जो आयंस होते थे वो थोड़े थोड़े करके बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर चले जाते थे, जिसके कारण जो हमारे पास वीक सॉल्ट था, वीक इलेक्ट्रोलाइट था, वो कम्प्लीटली 100% अप्रॉक्सीमेट डिसोसिएट होने की कगार पर आ जाता था। At infinite dilution, weak electrolytes dissociate nearly about 100%. If 1 mole of electrolyte is taken and it is diluted up to infinity, then its concentration nearly becomes zero. तो आपको याद होगा हमने ये सब डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी कि कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो होता है, वो दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों के लिए हमारे पास साइंटिस्ट ने दो इक्वेशंस बनाए थे, दो फॉर्मूलेज या समझ लीजिए दो लॉ बनाए थे। ठीक है, तो पहला लॉ था हमारे पास डेबाय-हर्कस-ऑन-सेगर इक्वेशन जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए था, जिसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा था, आपने देखा था। और कोलेरॉसिस लॉ जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप अपने एनसीईआरटी के पेज नंबर 81 को निकाल लें, उसमें चलिए पढ़ते हैं कि हम कोलेरॉसिस लॉ का जो डेफिनेशन क्या होता है। क्या कहता है कोलेरॉसिस लॉ? Coloros's law of independent migration of ions. This law states that limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contributions of anion and cations of the electrolyte. Thus, if lambda naught Na plus and lambda naught Cl minus are limiting molar conductivity of sodium and chlorine ions respectively, then limiting molar conductivity of sodium chloride can be given by the equation lambda m naught NaCl equals to lambda naught Na plus lambda naught Cl minus। ये स्टेटमेंट हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का अगर लैम्डा एम नॉट वैल्यू निकालना है, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, अगर वो हमें चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, उसके इंडिविजुअल आयंस की इन्फिनिटी पे वैल्यूज क्या क्या होंगी उसे हम ऐड करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl की हमें क्या निकालना है, लैम्डा एम नॉट अगर हमें निकालना है, लैम्डा एम नॉट हमें NaCl का अगर निकालना है तो इसे हम कैसे लिखते हैं, लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस। यानी कि हमें निकालना है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NaCl की कंडक्टिविटी कितनी होगी। तो अगर हमारे पास हमें ये जानकारी है, हमारे पास ये डेटा अगर गिवन है आपके पास कि Na प्लस जो आयन है, Na प्लस जो सोडियम प्लस आयन है, उसकी इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है, अगर वो आपको मालूम है, और Cl माइनस की कितनी होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो आपको मालूम है, तो अगर आप दोनों को ऐड कर दें Na प्लस और Cl माइनस की कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो हमारे पास NaCl की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्वेश्चन में अगर गिवन है कि Na प्लस जो सोडियम आयन है उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन होने पे उसकी कंडक्टिविटी 2 है और Cl माइनस की कंडक्टिविटी 3 है, तो अगर हमसे पूछा है कि NaCl की कंडक्टिविटी फाइनली कितनी होगी तो वो होगी 2 + 3 = 5 हो जाएगी। ठीक है, यूनिट्स में नहीं बैठा रहा हूँ मैं, जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरह ये लॉ क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो हमने लिया एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, लेकिन हमें तो यहाँ पे निकालना था वीक सॉल्ट्स के लिए, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स के लिए डेबाय-हर्कस-ऑन-सेगर इक्वेशन देख लिया था। तो भाई स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स के लिए हम कैसे यूज़ कर, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स तो हमने देख लिया, वीक सॉल्ट्स के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो अगर हमें निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, हमारे पास यहाँ पे एसिटिक एसिड दिया हुआ है, हमें इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो हम जानते हैं कि एसिटिक एसिड जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इसकी हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे निकाल सकते हैं,
तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये तो भली वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉम्बिनेशन। तो हम जानते हैं कि भली हमारे पास एसिटिक एसिड जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन अगर हम बात करें एसिटेट आयन की या फिर एसिटेट सॉल्ट की, यानी सोडियम एसिटेट की बात करें CH3COONA, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, और साथ ही साथ NaCl भी हम जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आयंस प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, एसिटिक एसिड हम जानते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमने 3 सॉल्ट्स लिए हैं, 3 सॉल्ट्स लिए, 2 सॉल्ट्स और एक एसिड लिया है। क्या क्या लिया है, सोडियम एसिटेट लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का लैम्डा m नॉट वैल्यू लिया और NaCl का लैम्डा m नॉट वैल्यू लिया, सबका हमने लैम्डा m नॉट वैल्यू लिया। आप ये देख सकते हैं कि हम इसमें जब भी यूज़ करेंगे ये सारे हम स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे CH3CO माइनस है, Na प्लस है, H प्लस है, Cl माइनस है, और इसी तरह Na प्लस यहाँ पर भी और Cl माइनस यहाँ पर भी है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, CH3COH के लिए चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो आप अगर एक तरह का अर्थमेटिक इक्वेशन बनाएं, जैसे कि हमने क्या किया, इस सॉल्ट और इस सॉल्ट को ऐड कर दिया, CH3CO माइनस और Na प्लस और H प्लस और Cl माइनस को हमने ऐड कर दिया, और उसके साथ अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें Na प्लस और Cl माइनस, तो आप देख सकते हैं कि Na प्लस और Na प्लस कैंसिल हो जाएगा, Cl माइनस और Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ CH3CO माइनस और H प्लस बचेंगे, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे CH3CO माइनस और H प्लस बच रहा है, और यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, CH3CO माइनस और H प्लस। यानी कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एसिटिक एसिड का हमें इनफाइनाइट पे यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए CH3COH इक्वल्स टू CH3CONA का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उसके साथ ऐड करेंगे HCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। उसमें हम देख सकते हैं Na प्लस Cl माइनस कट रहा है, और CH3CO माइनस और H प्लस बच रहे हैं। तो इस तरह के इक्वेशंस को यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, वीक सॉल्ट्स या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। यही है एप्लीकेशन ऑफ क्लोरोसिस लॉ। भाई लॉ तो हमारे पास सिर्फ इतना सा था कि NaCl की अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो हम Na प्लस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और Cl माइनस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यूज़ करके उसे NaCl के टर्म्स में निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हम लैम्डा m नॉट की बात करें, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनटू इट्स मोलर कंडक्टिविटी प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इनटू इट्स मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि इसी तरह अगर हम कर दें तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा m नॉट ऑफ दैट मॉलिक्यूल आ जाएगा। और उसकी एप्लीकेशन हमने की कुछ इस तरह, एसिटिक एसिड की हमने लिमिटिंग मोलर वैल्यू को फाइंड करके, ये था इसका एप्लीकेशन। अब भाई जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आते हैं, आपको सीधे सीधी इसी तरह CH3COH की तरह कोई भी, जैसे कि AgCl या फिर Ag का कोई और सॉल्ट AgBr या इसी तरह करके कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट दे देगा, और आपको बोलेगा कि इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कौन कौन से सॉल्ट्स को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। या फिर आपको क्या करेगा, जैसे CH3COH की आपको बोलेगा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भाई आपको निकालनी है, और हमारे पास CH3CONA HCl और NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ की वैल्यू हमारे पास दी हुई होंगी। तो हमें क्या करना है, इसी तरह इक्वेशंस बना के उन्हें, हमारे पास इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसकी और इसकी क्वेश्चन में गिवन है, हम इस इक्वेशन में बैठा के CH3COH के क्या निकाल सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें AgCl AgBr की, तो इसे भी हम उसी तरह निकाल सकते हैं। अगर हम AgCl की बात करें, तो आप देख सकते हैं AgCl के लिए हम क्या कर सकते हैं, AgNO3 और HCl की हम मोलर कंडक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं, उसमें HNO3 की हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, NO3 माइनस और NO3 माइनस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी, और H प्लस और H प्लस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो बचेगा क्या, Ag और Cl का, Ag प्लस और Cl माइनस का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AgCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब भाई क्वेश्चन जो था यही क्वेश्चन था, और ये भी AgCl AgBr को भी आप ऐसा क्वेश्चन ले सकते हैं। देखा जितना आसान आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना आसान क्वेश्चन थोड़ा आता है, भाई इतना ही आसान क्वेश्चन आता है। एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम्स में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जेई की और नीट की, तो मेंस और नीट में इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे कम पूछे जाते हैं। ये मेनली एक बोर्ड्स का टॉपिक है और इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछे गए हैं और आने के बहुत रेयर चांसेस भी है। लेकिन भाई इसका एप्लीकेशन यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एप्लीकेशन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। अगर बात करें इसके एप्लीकेशंस की, तो हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के 3 एप्लीकेशंस मेजरली होते हैं। क्या होते हैं, सबसे पहला फाइंडिंग लैम्डा m नॉट वैल्यू
फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि अभी हमने देखा, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ किसको, कोलेरोसिस लॉ को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है कि फाइंडिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। भाई स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का मतलब आप जानते हैं कि वो सॉल्ट जो आसानी से डिजॉल्व नहीं होते वाटर में या फिर किसी भी सॉल्वेंट में, उसे हम कहते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। तो भाई उसकी हम सॉल्युबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते, अगर वो डिज़ोल्व नहीं होते तो वो कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम उसे इनफाइनाइटली डाइल्यूट करें तभी जाके वो कंडक्ट कर पाएंगे। इसलिए हम अगर बात करें तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी यानी स्पैरिंगली सॉल्ट्स की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है यानी लैम्डा एम वैल्यू होती है, वो नियरली अबाउट लैम्डा एम नॉट के बराबर ही हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअली अगर बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की तो कोई कंडक्टिविटी होती ही नहीं, इसका मतलब लैम्डा एम इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा जीरो ही होगा। लेकिन वो कंडक्ट कब करते हैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसलिए हम उसकी जीरो नहीं लेते हैं, उसको लैम्डा एम नॉट के बराबर लेते हैं, क्योंकि एट इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन वो कंडक्ट कर लेता है, इसलिए उसकी लैम्डा एम वैल्यू जो है लैम्डा एम नॉट के बराबर होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो सॉल्यूबल तो होते ही नहीं है, तो उनकी कंसनट्रेशन इन द सॉल्यूशन, अगर हम कंटेनर ले उसमें सॉल्यूशन वाटर ले बहुत सारा और AgCl को मिक्स कर दे, ठीक है, AgCl को मिक्स कर दे तो वो सॉल्यूबल नहीं होता है, वो प्रेसिपिटेट ही हो जाता है। तो अगर बात करें सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन में तो AgCl है ही नहीं, वो तो प्रेसिपिटेट कर चुका है, तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी, मोलैरिटी होगी, वो हमेशा जीरो ही होगी। लेकिन जब हम उसे इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देते हैं तो कुछ अमाउंट में प्रेसिपिटेट से वापस सॉल्यूशन में जाना चालू हो जाता है, जिसके कारण उसकी थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन हो जाती है। इसलिए अगर हम इंडिविजुअली अगर बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की तो AgCl तो भाई प्रेसिपिटेट कर जाता है, तो उसकी मोलैरिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन जीरो तो हम लिख नहीं सकते, इसलिए हम इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उसे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसकी मोलैरिटी के बराबर ही कर देते हैं। तो सॉल्युबिलिटी जो है मोलैरिटी की बराबर हो जाती है और लैम्डा एम वैल्यू लैम्डा एम नॉट के बराबर हो जाती है फॉर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। और हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ाई था प्रीवियस लेक्चर्स में कि हमारे पास लैम्डा एम के लिए फॉर्मूला था कप्पा इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलैरिटी था यहाँ पे, आप जानते ही है। तो लैम्डा एम हमारे पास लैम्डा एम नॉट के बराबर आ गया और कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के बराबर ही आ गया। अब हम जानते हैं कि हम कोलेरोसिस लॉ यूज़ करके लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हैं। लैम्डा एम नॉट आ गया हमारे पास, कप्पा अगर क्वेश्चन में है या फिर किसी भी तरह डेटा से अगर हमारे पास कप्पा का वैल्यू है तो हम उसे क्या निकाल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी। सो दिस वाज द एप्लीकेशन नंबर 2। पहला एप्लीकेशन क्या था, लैम्डा एम नॉट वैल्यू निकालना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज़ करके, तो हमने निकाल लिया, तो उससे लैम्डा एम नॉट का कुछ वैल्यू आएगा और उसी को यूज़ करके हम इस फॉर्मूले से सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं थर्ड एप्लीकेशन में, फाइंडिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब भाई यहाँ पे एक छोटा सा डेटा है जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्या है कि अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जो वैल्यू होती है स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए, उससे हम कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूला से कि अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। अब आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तो लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट हमने इक्वल कर दिया था लगभग, तो हमारे पास ये तो 1 हो जाना चाहिए, लेकिन भाई हमने लगभग इक्वल किया था। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो आप भी जानते कि इक्वल तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही होगा, तो थोड़ा बहुत ही होगा। तो अगर हम बहुत ही माइन्यूट अगर आपको कैलकुलेशंस कर रहे हैं, यानी कि अगर आप साइंटिस्ट की जैसा कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना है, इसका मतलब आप जो है छोटा सा भी अगर हल्का सा मतलब 0.0001% भी अगर थोड़ा सा भी डिज़ोल्व हुआ है AgCl अगर वाटर में, तो आप उसको भी अगर कंसिडर करके चल रहे हैं, तो उसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी तो वो कुछ तो आएगी, तो वो क्या होगा, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन हुआ कहाँ से, बात ये आता है, तो ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये कोई काम का भी नहीं है, और हमारा मेन मकसद टाइम वेस्ट करना नहीं, टाइम यूटिलाइज करना है, इसलिए हम इसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहे। बट स्टिल अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसके डेरिवेशन के ऊपर अलग से एक लेक्चर छोटा सा बना के दे देंगे, जिसमें आपको डिराइव करके ये फॉर्मूला दिखा देंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट 1-to-1 इंटरेक्शन के जरिए सब कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं यहाँ पे, तो अल्फा की वैल्यू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट होती है। अब हमने देखा था कि हमारा थर्ड एप्लीकेशन क्या था, फाइंडिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो भाई एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो आ गया, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, भाई आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाई है, आयोनिक और क्या कहते हैं उसे, केमिकल और आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाई है क्या, अल्फा इक्वल्स टू रूट अंडर k/c, आपने पढ़ा है ना फॉर्मूला ये वाला, अल्फा इक्वल्स टू रूट अंडर k/c। आपको मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में भी ये फिर से बताया था,
अल्फा इक्वल्स टू रूट अंडर के बाई सी होता है। तो ठीक है, तो अब हमारे पास अल्फा है, सी अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया तो हम क्या निकाल सकते हैं, के की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि हम क्या निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास 3 एप्लीकेशन कोलेरोसिस लॉ की। सबसे पहला क्या था, हम लेमडा एम नॉट निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, और हम लेमडा एम नॉट निकालने के बाद उसकी सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, जिसमें लेमडा एम जो है लेमडा एम नॉट के बराबर अगर हम लेके चले तो, और सॉल्युबिलिटी को मोलैरिटी के इक्वल लेके चले तो, और हम इससे थर्डली जो है अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं, यानी अल्फा इक्वल्स टू रूट अंडर के बाई सी के जरिए निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग एनसीईआरटी and keep following Trios Potential regularly. Thanks for having patience.